बेटी अनुराधा की शादी के एक हफ्ते पहले से ही सीमा जब तब आंसू बहाकर रो लेती थी। अनुराधा भी विदाई के बाद इस घर को छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। तब कैसे सहन कर पाऊंगी मैं अपनी अनुराधा को अपनी आंखों से दूर जाते देख। क्यों बेटियां ही अपना घर छोड़कर जाती हैं। तब रिश्तेदारों की बहन बेटी अनुराधा से सांत्वना के दो बोल बोल देती थी। अब क्या करे, बेटी के माँ बाप को अपना जिगरा बड़ा करके बेटी को एक ना एक दिन तो ब्याहना ही पड़ता है। अरे सीमा, यह रीत तो वर्षों से चली आ रही है। अब देखो, तुम भी तो एक समय पर ब्याह कर आई थी ना। देखो कैसे इसे अपना घर समझ लिया। कह देती हूँ ज़्यादा आंसू ना बहाओ, वरना अनुराधा देखेगी तो उसका मन भी मचल उठेगा। अब पराए घर में उसको भी तो टिकना है ना। मेरी मानो तो हंसी खुशी सब रस में निभाओ और उदास ना हो, यह तो खुशी का समय है। तमाम माँओं की तरह सीमा को अपना सपना पूरा होते दिख रहा था। बेटी को अच्छे घर में ब्याह कर विदा करने का सपना। शादी के पूरे दिन घर में बधाइयाँ बज रही थी, पर सीमा के मन में जाने कहाँ से आकर बादल बरसने लगे। घर में खुशियाँ थी और उसके मन में अंधकार भर गया। आंगन में विवाह वेदी पर अनुराधा और दामाद अंकित बैठे थे। औरतों का हुजुम ढोलक की थाप पर गा रहा था। माहौल गमगीन होने लगा। गाने की टोन ही ऐसी थी कि महिलाएं तो क्या, पुरुषों की आंखें भी भर गई। पंडित जी कन्यादान की तैयारी कर रहे थे। मंडप पर बैठी अनुराधा भी सिसकने लगी थी। लेकिन इन सब से अलग सीमा आंगन में बने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। शादी का घर होने के कारण पूरा घर 4 दिन पहले से ही मेहमानों से भरना शुरू हो गया था। जो भी आता विवाह के लिए पारंपरिक गिफ्ट लेकर ही आता। सीमा सबको देखकर पूजा रूम में ही रखती जा रही थी। आने जाने वाले लोगों को विदाई के समय के साथ देने के लिए लाए कपड़े भी वहीं रख रहे थे। कमरे में पूजा का सामान, पीतल के बर्तन, कपड़े, चारों तरफ कुछ न कुछ भरा था। सीमा के सामने पड़ा था 1 इंच लंबाई की कंघी, 2 इंच गुलाई वाला आईना, चूड़ियाँ और एक भूरी पीली और स्लेटी रंग की मटमैली जमीन वाली साड़ी। सीमा ने एक बार फिर मायके से आई साड़ी को मुट्ठी में भरा और फुट फुट कर रोने लगी। तभी सृष्टि आई। उसे रोता देख भर्राए गले से कहा, भाभी रो क्यों रही हो? सभी बेटियों को एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। देखो ना, मैं भी इसी घर से विदा हुई। अनुराधा भी अपने घर जा रही है। चलो अब जल्दी से बाहर आओ, कन्यादान का समय हो गया है। उसने सीमा का कंधा थपथपाते हुए कहा। हाँ बस आ ही रही हूँ, जरा सहेज लूँ, सीमा ने संभल कर कहा। सृष्टि के जाते ही वह फिर रोने लगी। जाने क्यों उसे लगा था अनुराधा की शादी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। विदाई के समय ही सही अनुराधा को लगेगा नानी का घर भी उसका अपना था। कुछ था उस घर में, तभी तो वह माँ के साथ वहाँ झिड़की खाने, डांट सुनने और अपमानित होने पर बार बार जाती थी। लेकिन नहीं, आज पूरे रिश्तेदारों के सामने उसका पानी उतर गया। कितना छुपा कर रखा था उसने सब कुछ। आज लोग उसके बारे में जाने क्या क्या कह रहे होंगे। तभी आंचल आई। मम्मी चलो, कन्यादान के लिए पंडित जी बुला रहे हैं। ठीक है, जा बोल दे आ रही हूँ। उसने साड़ी को एक पॉलीथीन में गांठ लगाया और उठने से पहले घुटनों पर हाथ रखकर देखने लगी। सब कुछ ठीक रखा है ना? जो नहीं जानते हैं उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आना चाहिए। फिर बाहर आ गई। उसे लगा सभी औरतें उसे देख रही हैं। इतनी देर में तो बात फैल गई होगी। सब औरतें उसके मायके और उसके बारे में ही बात कर रही हैं। उसने जिधर देखा औरतों का झुंड उसकी ओर नज़र उठाए था। सीमा को लगा बीच बाजार में उसकी चोरी पकड़ी गई है। सिर नीचे करके वह आई और बैठ गई। कहाँ रह गई थी भाभी? दामाद को अभी से मंडप में बैठाकर सजा दे रही हैं। नंदोई ने चुटकी ली। उसने उधर देखा पर कुछ कहा नहीं और चुपचाप पति के पास बैठ गई। कैसी है यह रीत विवाह की जो बेटियों को दूसरे घर भेज देती है। जाने कौन सा घर बेटियों का दूसरा घर होता है और कौन सा अपना। जहाँ पलती बढ़ती है वह अपना होता है
या जहाँ विदा होकर पहुँचती है उसे अपना कहा जाए। कन्यादान की जगह सीमा का दिमाग इन्हीं विचारों में उलझा था। सामने की सारी चीज़ें गौन थी। कभी कभी तो नया घर सचमुच अपना घर निकलता है, जैसे मेरा निकला, और पहले का अपना पराया हो जाता है। लेकिन मेरी अनुराधा के साथ ऐसा नहीं होगा। उसका मन प्रतिकार कर उठा। नहीं नहीं, अनुराधा के तो दोनों घर अपने ही होंगे। जब तक मैं जीवित रहूंगी उसको परायेपन का एहसास नहीं होने दूंगी। अनुराधा और आंचल को पूरा सम्मान मिलेगा अपने दोनों घरों से। मैं क्या कभी अनुराधा को किसी चीज़ के लिए मना कर पाऊंगी? उसने अपना मन टटोला और लाख मना करने के बाद भी उसका ध्यान वर्तमान और विचारों से अलग हटकर पुरानी यादों में खो ही गया। कब उसने फ्रॉक पहना था याद नहीं। जब से होश संभाला सलवार कमीज में ही ढकी रही। कितना मचलती थी वह कभी फ्रॉक या नए जमाने वाले ड्रेस पहनने को। बाबूजी और भैया से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी और ना ही इजाज़त। माँ से कहो तो तमाम झड़कियाँ मिलती। अभागी अभी से नाक कटवाने की तैयारी में है। काहे पहनना है फ्रॉक? कहाँ नाचेगी जाके? कभी स्कूल जाने की रट लगाएगी, कभी नचनिया बनने को तैयार हो जाएगी। ऐसी ही लड़कियां नचनिया बनती हैं एक दिन। माँ की बातें उसकी कलेजे में उतर जाती, पर ना स्कूल जाने की इच्छा खत्म होती, ना मोहल्ले की दूसरी लड़कियों की तरह अच्छे कपड़े पहनने और साफ से रहने की। सीमा को याद आया, माँ ने शायद ही उसे कभी सीमा पुकारा हो। जब पुकारती अभागी ही कहती। जब तब मोहल्ले में भी अभागी पुकारने वाला मिल ही जाता। गली के बच्चों से जब उसका झगड़ा होता तो वे सीमा अभागी की रट लगाकर उसे चिढ़ाते। धीरे धीरे यह रहस्य उस पर प्रकट हो गया। माँ ने उसका कोई नाम ही नहीं रखा है। घर में किसी को बेटी की चाह नहीं थी और सीमा का जन्म हो गया तो उसे अभागी पुकारा जाने लगा। यही बाद में बिगड़कर सीमा हो गया। छोटी थी तो क्या हुआ, सीमा को अभी भी याद है उसके जन्म के 3.5 साल बाद सचिन का जन्म हुआ था। पहली बार उसे प्यार किया गया। चाची बुआ सबने कहा सीमा भाई लाई है, इसकी पीठ पूजनी ही होगी। आंगन में बैठाकर उसकी पीठ पर जब कुछ गीला सा लगाया जाने लगा तो उसने पूछा था, मेरी पीठ पे आप लोग क्या लगा रही हैं? हट पगली, टोकते नहीं है, चाची ने झिड़की दी। तेरे पीठ पर भाई हुआ है ना, इसीलिए पीठ पूजी जा रही है, और भाई लाना। फिर उसकी पीठ पूजकर 2 लड्डू और 1 बर्फी दिया गया था। 2 साल बाद जब ममता का जन्म हुआ तो उसे खूब डांट पड़ी थी। पूरे दिन खाना भी नहीं मिला था। अभागी अपनी जात बढ़ा रही है, बार बार यही सुनने को मिला। उसने ना तो भाई को बुलाया था ना बहन को, पर एक बार मिठाई मिली और दूसरी बार पिटाई। उस दिन की भूख और सबकी ताने याद आते ही रुलाई आ गई, पर ठीक से रो भी नहीं पाई। तभी सृष्टि आ गई और हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोली, चलो भाभी पानी पी लो, इतना मत रो। देखो तुम्हें रोती देख अनुराधा भी रोने लगी। उसने आसपास देखा, कन्यादान समाप्त हो चुका था। अपनी अनुराधा अंकित को दान कर दिया गया और पता भी नहीं चला। लेकिन मन अभी अनुराधा की ओर से पूरी तरह हटा था। बार बार अपना मायका यादों के रूप में दस्तक दे रहा था। जाने कौन सा जुल्म किया था उसने और ममता ने, जो कभी घर में किसी ने प्यार से बात ही नहीं की। कितनी बार कहा, माँ सरकारी स्कूल में पैसे नहीं लगते हैं, पर माँ की घुड़की लगातार जारी रहती। कौन कहता है कि पैसे नहीं लगते हैं? कौन बिगाड़ रहा है तुम लोगों को? जरा उनका नाम बताना। स्कूल में गई हैं तुम्हें भड़काने वाली। किताब कॉपी क्या मुफ्त में आते हैं? भला हो जो सचिन का जन्म हुआ तब सबने कहा कि इसको भी कुछ क्लास पढ़ा दो। माँ ने पहले तो विरोध किया। अब सभी कैसी बातें करते हैं। पहले इनके पढ़ाई में पैसे लगाएं, खिलाए पिलाए और ब्याह कर ये दूसरे के घर जाकर रहेंगी। उड़ने वाली मैना के साथ ज़्यादा लगाव दुलार नहीं रखना चाहिए, कब उड़ जाएं। शादी में खर्चा लगेगा सो अलग। हाँ उड़ तो जाएंगी, लेकिन 8-9 साल पढ़ लेंगी तो
लड़के वालों को कह सकते हैं ना कि पढ़ी लिखी लड़की है, शादी में कम परेशानी होगी, और लड़की थोड़ा जोड़ घटाव सीख जाएगी, 4 अक्षर पढ़ लेगी तो ससुराल से चिट्ठी तो लिखेगी। पत्री से क्या होगा जी? आप कह रहे हैं हम नाम लिखवा देंगे, लेकिन याद रखिएगा शादी में कम खर्च कराइएगा, और लड़के वालों से कह देंगे कि मैट्रिक तक पढ़ी है लड़की। परीक्षा के समय तबीयत खराब थी तो परीक्षा छूट गई, और तब जाकर स्कूल का मुंह देखना नसीब हुआ। देखो आज का दिन मेरी बेटी की भी शादी हो रही है। सीमा ने देखा अनुराधा फेरे के लिए खड़ी है। घूंघट के कारण चेहरे का बहुत थोड़ा सा भाग दिख रहा था। कितनी प्यारी दिख रही है मेरी बेटी, दैया कहीं नज़र ना लग जाए। उसने दीर्घ निश्वास छोड़ा और रूम में आकर बैठ गई। पहले की तरह ही चिंतामग्न उदास से अपने मायके और पुराने जीवन को याद करती हुई। माँ बाप ने जिंदगी में अभिशाप डालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन किस्मत उस पर मेहरबान थी। भले ही देहात में शादी हुई, शायद माँ बाप ने साधनहीन देहात में जहाँ बिजली पानी सड़क बाजार जैसी मूलभूत सुविधा का नाम तक नहीं था, शादी कर दी। पर किस्मत ही थी कि खेती में ज़रा भी मन न लगने के कारण ससुर ने अपने इकलौते बेटे से अपने मन का काम करने की छूट दे दी। बस दोनों पति पत्नी आ गए पटना में। छोटा सा जनरल स्टोर खुला और आज 20 साल में मल्टीपर्पज़ स्टोर्स में बदल गया है। सबके राम होते ही हैं, सचमुच सबके दिन फिरते हैं। ससुराल मायके की तुलना में कितना अच्छा था। यहाँ खाने पहनने की मनाही भी नहीं थी। गांव में रहती थी तब भी सास ननंद से सम्मान ही मिला था। गांव था तो क्या हुआ, क्रीम पाउडर लगाने का सुख, चूड़ियाँ बिंदी प्रयोग का मौका और अपनी मनपसंद कपड़े पहनने की छूट का आनंद, उसने वही तो जाना था। भरपेट मिठाइयाँ खाई थी। कभी अपने मन से कोई चीज़ रसोई में बनाई तो सबने मज़े से तारीफ करके खाई। कितना सुकून मिला था उसे यहाँ आकर। बेचारी मेरी छोटी बहन ममता ने भी कम बुरे दिन नहीं देखे हैं। उसके ससुराल आने के बाद घर के सारे काम उसके जिम्मे ही आ गए थे। जब बड़े भैया की नौकरी लगी तो साथ में उसे भी टाटा जाना पड़ा था। सीमा को लगा था ममता के दिन बदल जाएंगे। भैया के साथ शहर में रहेगी तो दुनिया देखेगी सुनेगी, भैया के साथ शहर में रहेगी तो दुनिया देखेगी सुनेगी, मन का खा पहन सकेगी। पर हुआ उल्टा, पढ़ाई छूटी सो छूटी। गांव में जो थोड़ी आज़ादी मिली थी उस पर भी ताला जड़ गया। भैया रोज़ बाहर से ताला बंद करके ऑफिस चले जाते। ममता घर के अंदर बंद काम काज करती रहती। घर में बालकनी थी मगर उसे उधर जाने की मनाही थी। भैया वहाँ भी ताला बंद करके जाते थे और छत पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। 2 साल रही ममता वहाँ, पर अगर मोहल्ले में भी छोड़ देते तो अपने घर नहीं जा सकती थी। ममता के लिए भी बाबूजी ने देहात ही चुना था, पर 10वीं पास दामाद की नौकरी शादी के 6 महीने बाद ही लग गई। पोस्टिंग भी बॉम्बे में मिली। उसने अपना समय पढ़ाई में लगाया और बाद में बाबू हो गया। ममता भी आ गई मुंबई में। आज तक जब भी मायके गई तो कभी समझ ही नहीं पाई माँ उनके आने से खुश होती है या दुखी। टोले मोहल्ले के सामने माँ कहती, हमने इतना खर्चा बर्चा करके दोनों बेटियों को अच्छे घर में ब्याहा, लेकिन यही दिक्कत है, ब्याह में ज़्यादा दे के हम बस फंस ही गए। हर बार देना पड़ता है। सीमा सुनती और टुक टुक होते अपने हृदय को संभालती। घर में देने लेने का आलम यह था कि जब तक वे घर में रहती, घर में सब्जी रोटी या सूखी दाल चावल के अलावा कुछ बनता ही नहीं। अनुराधा के पापा भी जाते तो माँ बिना घी वाली सूखी मोटी रोटी ही परोसती थी। गांव घर में दामाद को कितना मान देते हैं, और अनुराधा के पापा या उसकी सास क्या सोचेगी, सोच सोच कर उसका दिल बैठ जाता। पर अनुराधा के पापा ने हमेशा उसकी इज्जत रखी। कभी किसी से कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। शुरू में सीमा ने देखा जब वह घर जाती, बाथरूम में साबुन सर्फ कुछ नहीं रहता, वो मंगवाती। धीरे धीरे उसने जान लिया यह सब खास तौर से उसके आने पर ही हटा दी जाती है। वह ससुराल से 4-5 साबुन की बाटी और 2-3 पैकेट सर्फ लाने लगी। जाते समय सब वहीं छोड़ जाती। उसके आने के बाद सब्जियां भी
उबली बनने लगी तो वह 1.5-2 किलो तेल, अचार, पापड़ लेकर आने लगी। जब आती माँ बाबूजी के लिए कपड़े भी लाती। माँ सारा सामान देखती पर कुछ कहती नहीं। यह भी नहीं कि लाकर तुमने अच्छा किया, और यह भी नहीं क्यों लाती हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। बाबूजी तो नौकरी करते ही हैं, कौन सा खाने पीने की कमी है। ना कोई उसे लाने जाता ना पहुँचाने। पहले वह अनुराधा के पापा के साथ आती थी, फिर धीरे धीरे बच्चों के साथ आने लगी। कभी 1.5 साल में आती तो कभी 2 साल में, कभी 2 दिन रहती तो कभी 4 दिन, इससे ज़्यादा कभी नहीं। घर रहती हमेशा अवांछित की ही तरह। सारे दिन माँ खाने को नहीं पूछती, कभी खाने को कहती भी तो 3-4 बजे, तो भी खा ले सीमा, जैसे कह रही हो अब छाती पर बैठी हो तो खा ही ले। सीमा समझ नहीं पाई ऐसा क्यों, ऐसी क्या खराबी है उसमें और ममता में, क्या गुनाह किया है उन दोनों ने। ममता तो और भी ज़्यादा कुछ लाती माँ बाबा के लिए, पर मिलती वही अवमानना। यूँ शादी के पहले भी सीमा के दुख दर्द में मोहल्ले वाले मरहम लगाते थे, पर शादी के बाद उसे संकोच होता किसी को कुछ बताने में। कैसे कहे माँ बाप खाने को नहीं पूछते। जिस घर में बचपन गुजरा उस घर में अपने हाथ से परोस कर खाना भी नहीं खा सकती। इतना संकोच है अब मेरे अंदर, और मांग कर भी नहीं खा सकती। हाँ, मोहल्ले टोले में घूमने निकलती, लोग खाने को पूछते तो खा लेती। सब कहते कितना अपनापन भरा है सीमा के अंदर, पूरे गांव को अपने मायके के बराबर ही समझती है। कोई घमंड नहीं, शहर में रहने के बाद भी। मायके आने से पहले और मायके से लौटने के बाद सीमा महीनों तनाव झेलती। वहाँ क्या लेकर जाना है, सास पति से छुपाकर कैसे लेकर जाए, और लौट कर आए तो क्या क्या सास को दिखाए। छुप छिपा कर कभी पैसे रखती तो कभी साड़ियाँ, मायके से लौटती तो सबको दिखाती। माँ ने यह साड़ी दी है, बच्चे के लिए कपड़े दिए हैं, दोनों घरों की लाज उसे ही बचानी थी। हाँ, कसमकस में उसके दिल को कितना कष्ट उठाना होता, उसके सिवा कौन जान सकता था। तब उसका कलेजा कितना टूट गया था। जब मायके में एक दिन नहाने के लिए नए बाथरूम में गई तो ध्यान आया तौलिया तो लाई ही नहीं। तौलिया लेकर लौटते समय देखा बाबा बाथरूम से नील की डब्बी लेकर बाहर निकले और आंगन के एक और बने अलमारी में छुपा दिया। वह बाथरूम में चुपचाप रोती रही। साड़ियों में नील की आवश्यकता होती नहीं, बच्चों की बनियान में बाबूजी के नील की 2-4 बूंद डाल ही लेती तो कौन सी कमी हो जाती उनके घर में। उतना नील तो ऐसे ही जरा सा डिब्बा टेढ़ा कर देने से बर्बाद हो जाता है। पिता होकर बाबा ने 2 बूंद नील के लिए उसके साथ छल किया। वह कितना कुछ लाती है हर बार मायके आते समय। बाबा जब इतना ही हिसाब करना जानते हैं तो यह भी तो जाना होता। ऐसी छोटी छोटी तुच्छ बातें उसे कितना तोड़ती हैं, बाबा क्यों नहीं समझते। ईश्वर ने बेटी बनाया, माँ बाप ने सताया और दूसरों के घर विदा कर दिया। 4 दिन वह मुँह में खींची चली आती तो ऐसा व्यवहार। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा घटता है कि दिल लहूलुहान होता है। वह सोचती है कि अब नहीं आएगी मायके, पर 1-2 साल के बाद जाने क्यों मन छटपटा जाता है और वह आ ही जाती है। इस बार तो 3.5 साल से ज़्यादा हो गया उसे आए, तब भी ऐसा सत्कार। पिछली बार ही भैया भाभी को छुपकर अपने कमरे में अच्छी सब्जी खाते देख लिया था उसने। उस दिन सुबह बाजार की ओर निकलने पर ताजी गोभी देख वह लेती आई थी। माँ ने उसे अजीब काले रंग की उबली सी सब्जी परोसी थी। किसी तरह खा लिया था उसने, पर थोड़ी देर के बाद ही भैया की थाली में उसने मसालेदार अच्छी सब्जी देखा तो इच्छा हुई माँ को जाके कह देगी कि अब से जब आऊँगी मुझसे रोज़ के खाने के पैसे ले लिया करो, पर ऐसा अन्याय मत करो, कहीं मेरे बच्चे देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। पर उसने कुछ नहीं कहा और अगले दिन ही सुबह की ट्रेन से अपने घर लौट आई। आकर सोचा था अब तो नहीं जाऊंगी मायके, पर कहाँ, 3 साल में ही उसका प्राण छटपटा कर रह गया और वह आई भी तो यह दिन देखना पड़ा। माँ, कुहबर तो यहीं भराएगा ना, जरा किनारे हटो, मैं जगह बना दूँ। आंचल चहकती हुई बोली। अब अनुराधा सचमुच दूसरे घर चली जाएगी, कुहबर का समय भी आ गया। सीमा जैसे नींद से जागी, फिर आंचल के साथ मिलकर साफ करने लगी। अनुराधा और अंकित को
बात करने के लिए छोड़ सब लोग बाहर आ गए। औरतों का झुंड चुहल करता हुआ दरवाजे से कान लगाए कुछ ना कुछ बोल रहा था। सीमा सारा सोच विचार छोड़ विदाई की तैयारी करने लगी। माता की ममता, घर भर का प्यार, लड़कपन की यादें, जवानी की मिठास आंचल में समेट अनुराधा अपने नए घर चली गई। विदाई के बाद घर के लोग अपनी थकान उतारते रहे। घर में आए मेहमान आराम कर रहे थे, पर सीमा अपने काम में लगी थी। पूजा रूम में बैठकर वह जाने वाले मेहमानों के लिए कपड़े निकाल रही थी। हर पैकेट में लड्डू, माट के साथ ही एक साड़ी और धोती रखकर जिसे देना हो उसके नाम की एक पर्ची डाल दी थी। अचानक मायके से आए पॉलीथीन पर उसकी नज़र पड़ी। उसने सोचा अब तो कुछ भी हो वह कभी मायके नहीं जाएगी। अनुराधा के पापा खुद न्योता देने गए थे, उसके बाद भी कोई नहीं आया। कितने उल्लास से उसने माँ को आने के लिए फ़ोन किया था, कितने बुरे ढंग से तोड़ा माँ ने उसके विश्वास को। इतनी दूर कौन जाएगा, 2-4 हज़ार तो जाने में ही खर्च हो जाएंगे। माँ के पैसे खर्च हो जाते। अनुराधा के पापा तो उसी समय साथ चलने को कह रहे थे। माँ ने यह भी तो नहीं कहा बाद में आकर ले जाइएगा। क्या मैं माँ को छोड़ देती? भाभी अब भूल भी जाऊं। सीमा ने घबरा कर देखा, सृष्टि खड़ी थी। भाभी, सबके मायके वाले एक जैसे नहीं होते। आपके घर वालों ने खराब कपड़ा भेज दिया तो आप उसे मत पहनना। इस बारे में सोचकर क्यों अपना मन दुखी कर रही हैं? सृष्टि ने बैठते हुए कहा। तो सृष्टि को भी पता है। सीमा को लगा जैसे अब तक संभाल कर बचाया गया मान मिट्टी में मिल गया। क्या सोचेगी सृष्टि उसके मायके के बारे में कि भाभी के घर वाले खुद तो आए नहीं और पड़ोसी के हाथ एक ऐसी साड़ी भेज दी जो दाई नौकरों को भी नहीं दी जा सकती है। अनुराधा के लिए तो कुछ भेजा ही नहीं, जबकि शादी तो नानी के घर के कपड़ों में ही होती है। क्या सोचेगी सृष्टि? मैं उससे अपने मायके वालों के बारे में झूठ बोलती रही। मारे शर्म की सीमा से सिर भी नहीं उठाया गया। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है भाभी, मैं भी ससुराल वाली बेटी हूँ। ऐसा तो सभी बेटियाँ करती हैं। चलो थोड़ा आराम कर लो, जिनकी विदाई अभी होगी मैं देख लूँगी, सृष्टि ने सीमा को उठाते हुए कहा। इन बातों से सीमा को कितनी राहत मिली। सारा अपमान, सारी व्यथा आंखों से बहने लगी। वह अपने कमरे में आकर सो गई। घर के नियम के हिसाब से चौथ के लिए अनुराधा को 3 दिन के बाद ही बुला लिया था सीमा ने। अंकित और अनुराधा से ही सत्यनारायण की कथा करवाई गई। अगले महीने आकर अनुराधा को ले जाने का वादा करके अंकित उसी रोज लौट गया। सीमा ने अनुराधा से दिन भर बातें की, एक एक बात पूछी। ससुराल जाने से लेकर घर वापस आने में क्या क्या हुआ अनुराधा ने भी विस्तार से बताया। सीमा को लगा बिटिया का ब्याह सार्थक हुआ। अगले दिन सुबह सुबह ही फ़ोन की घंटी बजी। अंकित का फ़ोन होगा सोचकर अनुराधा ने लपक कर उठाया। उसने चुपचाप उसकी तरफ की बातें सुनी और अच्छा कहकर फ़ोन रख दिया। अपने शांत चेहरे को देख सीमा का दिल धड़क उठा। क्या हुआ अनुराधा? उसने घबराई आवाज़ में कहा। वो सचिन मामा का फ़ोन था, नाना जी की तबीयत खराब है। अनुराधा ने धीरे से कहा। क्या हुआ बाबूजी को? तूने पूछा नहीं? मेरी बात ही करा देती, सीमा ने परेशान होते हुए कहा। वो कल हार्ट अटैक आया था, मामा कह रहे थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, लेकिन दोनों मामा की राय हुई है। इतने बूढ़े आदमी का क्या भरोसा, अब तो जाने वाले ही हैं। ऑपरेशन में पैसे फंसाना बेकार है, इसीलिए घर ले आए हैं। बोल रहे थे ममता को फ़ोन कर देना, दोनों तैयार रहेंगी, कभी भी आना पड़ सकता है। कैसे बेटे हैं, बाप को ऑपरेशन की ज़रूरत है और बेटे घर में लाकर मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। अजीब लोग हैं। अनुराधा के पापा ने घृणा से मुंह बिचकाते हुए कहा। यह सब छोड़िए जी, मेरे भाई पागल हैं। अभी तो बाबूजी की उम्र 70 से ज़्यादा नहीं होगी। चलिए जाकर बाबूजी को यहाँ ले आते हैं, यही इलाज करवाएंगे उनका। माँ कितनी परेशान हो रही होंगी, सीमा ने कहा। कैसी बात कर रही हो सीमा, पेंशन पाते हैं तुम्हारे पापा, तब भी अनुराधा की शादी में नहीं आए। कितना रोई तुम, बहुत बेटा बेटा करते थे ना, रहने दो। हाँ भाभी, बहुत रोई मायके के नाम पर तुम, छोड़ दो, जैसा हो रहा है वैसा ही, अभी वहाँ मत जाओ। नहीं सृष्टि, जन्म देने और बड़ा करने का कर्ज कैसे भूल जाऊँ।
मुझे बोझ समझकर उन्होंने जाने अनजाने भूल की हो, पर मैं अपना फ़र्ज़ नहीं भूल सकती। आज मैं तुम्हारी भाभी, तुम्हारी सहेली हूँ, तो उनके ही कारण मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी। सीमा ने हाथ झटक कर कहा, तुमने आज तक मायके से नाता रखा है, फ़र्ज़ समझ कर ही ना। सृष्टि ने जैसे आज सीमा को ना जाने देने की ठान रखी थी। वो मेरा स्वार्थ था, फ़र्ज़ नहीं। मैं अपने मन के कोने में दबी स्नेह बांटने, अपने मन को तसल्ली देने, अपने जी को जुड़ाने के लिए चली जाती थी। उनसे मिलने को मेरा मन मचलता था। मैं अपने गांव घर की याद में अपने पगले मन को सुकून देने जाती थी। अपने फ़र्ज़ के लिए आज पहली बार जाऊंगी। तुम्हें क्या मालूम मैंने कितनी बार तुम लोगों से छिपाया। वहाँ से मुझे कोई कपड़ा पैसा नहीं मिला, पर मैंने खुद खरीदे। इससे भी मेरा स्वार्थ था। जाने दो मुझे। अगर आपकी मर्जी ना होगी तो आप मत चलिए। 2-4 दिन में ममता भी आ जाएगी और हम मिलकर बाबूजी को बचा लेंगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम सबका दिन आनंदमय गुजरे, इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।